नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सीसेट फुल मॉक टेस्ट सीरीज के पार्ट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीसेट की पूरी तैयारी के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है और साथ ही साथ पेपर 1 की भी बना दी है। अगर आप नेक्स्ट सीजन यानी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको इन दोनों के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना है 2021 के लिए तो ये दोनों नंबर हैं, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आज का ये वाला जो सेट है, जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है, मार्क्स सहित आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सेक्शन से। वो सबसे पहले आता है 1 से 4 नंबर तक हमें इस पैसेज को देखकर सवालों को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक बार देख लीजिए और उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ और फिर है ये वाला पूरा, और जो सबसे आखिर का पैराग्राफ है वो है ये। इन सबको देख करके हमें सॉल्व करने अपने क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें होगा, इस वाले पैसेज के अनुसार कालांतर में मतलब हाल ही में देश में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। पहला है लॉकडाउन और बेरोजगारी से पीड़ित श्रमिकों की दुर्दशा। एक तो लॉकडाउन है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही हैं और ऊपर से इनके संसाधन खत्म हो रहे हैं। ये बात यहाँ पर आपको सीधे दिख जाएगी। उसके बाद भीषण गर्मी और लगातार बढ़ता तापमान, ये सब भी है क्योंकि जून का महीना है तो ऑप्शन बी वाली चीजें तो होंगी ही, और चूंकि साल 2020 है इसलिए लॉकडाउन तो चल ही रहा है, तो दोनों ही समस्याएं हैं। सी, दोनों ए और बी। सेकंड नंबर पर भारत की राजनैतिक व्यवस्था किस प्रकार की है। तो अगर आप ये पैसेज नहीं भी पढ़ते तो भी ये पता होना चाहिए, लोकतांत्रिक है, ए। अच्छा, अब ये पैसेज में कहां मिलेगा, तो ये देखिए लिखा है भारत में लोकतांत्रिक देश, ये वाली चीज लिखी है, तो यहां से रेफरेंस इसका लिया जा सकता था। 3 नंबर है कि इस वाले पैसेज के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 2 टाइप के लोगों को आदेश दिया है, केंद्र सरकार और डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन सबको आदेश देने के कारण क्या क्या हैं। पहला, प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और आश्रय की निःशुल्क व्यवस्था करना, ये तो है ही है। और दूसरा है कि जहां जहां से वो आए हैं वहां पे इनको भेजने की व्यवस्था करना, वो भी फ्री में। तो दोनों ही बातें यहां से सही है। 3 का होगा सी। आखिरी क्वेश्चन है पैसेज से, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो पहला है, इस वाले पैसेज में ये बोला गया है कि देश के इतने बड़े हिस्से में और इतने ज्यादा लोग इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति में एटलीस्ट 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से नहीं दिखे हैं, सही है। फिर दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मिलने से पहले ही जो है विभिन्न राज्य सरकारें प्रवासी श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत सीरियस थीं। ऐसा कुछ नहीं था, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं। ये गलत है, इसको ले लेंगे। फिर है, श्रमिक वर्गों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के लोग अच्छी स्थिति में थे और लॉकडाउन से प्रभावित नहीं थे। समझ सकते हैं आप, जितने भी एलीट क्लास वाले थे, हाई इनकम वाले लोग, उनको कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अच्छा, इसमें हमने पहला बताया था सही है, एक्चुअली नहीं, क्योंकि पैसेज में ये लिखा है कि साल 1947 में जब विभाजन हुआ था, जब कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ इंडिया आ रहे थे, तब जाके इतनी दयनीय स्थिति देखने को मिली थी। ये देखिए 1947 में देश के विभाजन के समय ऐसी स्मृति अगर किसी को याद हो तो हो, हालांकि उस पे 72 साल से ज्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहां पर सारे गलत हैं, ऑल ऑफ द अबव। डी, 4 का डी। 5th का है, समास का मतलब क्या है, छोटा रूप, लघु रूप, बी। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या है, कि जिसके पास बल है, लाठी बल को बताता है, उसकी विजय संभव है। भैंस मतलब जितने भी बाहुबली लोग हैं सब इधर ही की ओर आते हैं, बलवान की विजय संभव है। 6 का सी। भोर का विलोम, ये होगा सांझ। 7 का सी। तत्सम के जितने भी शब्द हैं कौन सी भाषा से आते हैं, तो ये है संस्कृत।
8 का डी। फिर आ गए हम 9 पे, कमरा कौन सी भाषा का शब्द है? तो कमरा होगा पुर्तगाली का, 9 का डी। हल के अनेकार्थी शब्द में कौन कौन से आते हैं? पहला है समाधान, हल मतलब सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। और फिर है खेत जोतने की एक हस्तचालित मशीन, हाथ से जो चलाया जाता है हल, वो भी सही है। ए और बी दोनों यानी कि सी। हल का मतलब समस्या नहीं समाधान है। उसके बाद यहां पे हम आ गए वापस 11 पे, कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? मैं मेरा काम करके आया, गलत। सार्थक ने पुस्तक नहीं दिया, गलत, पुस्तक नहीं दी। सिवा आपको छोड़कर मैं किसी के बारे में उस तरीके से नहीं सोचता, सिवाय आपके होगा, ये छोड़कर इसमें सुपरफ्लुअस है, ये गलत। बाय डिफॉल्ट डी करेक्ट हो गया, जिसमें लिखा है सूरज हमारे कार्यालय का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी है, ये सही है। 12 नंबर है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अविस्मरणीय, 12 का होगा सी। 13 नंबर है, हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मतंग, हस्ती, कुंजर ये सब हैं, अश्व नहीं है, ये घोड़े का है। 14 नंबर, कौन कौन से वाक्यों में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैं शाम को घर वापस आऊंगा, सही है, इसमें हुआ है। वह अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी करता है, सही है। जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, ये भी सही है। तो सारे सही हैं। 14 का होगा डी। कज्ञान शब्द कौन सी बोली का है? ये है गढ़वाली का, उत्तराखंड में जो चलती है। 15 का बी। नवीन का विलोम क्या है? नवीन मतलब नया, तो विलोम मतलब पुराना, प्राचीन। 16 का ए। 17 में विसर्ग संधि में से कौन कौन से शब्दों में है? निश्चय, मनोबल, दुस्साहस, इन सभी में है। 17 का डी। 18 है आखिरी क्वेश्चन हिंदी से, कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में वाणी, मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तनशीलता। स्टेशन एक से दूसरे स्टेशन जाती है, बस यहाँ पे और यहाँ पे भाषाएं बदल जाती हैं, मतलब डिफरेंसेस ज्यादा है, विविधताएं अधिक है। 18 का बी। सामने 19 नंबर क्वेश्चन है जो कि सिंपल सा इंडिसिस का है। यहाँ से मैथ सेक्शन की शुरुआत हो रही है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो बेस हमें सेम करना होगा। एक काम करते हैं, RHS में 2/3 बेस है, LHS में भी सेम करते हैं। इसे 2/3 का स्क्वायर और होल पावर 3 ये तो है, तो 2/3 का 6, 2 3 जा 6, ये 2/3 16, ये 2/3 2x। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 16 6 22, 2/3 2x। 2x इज इक्वल टू 22 तो x इज इक्वल टू 11, और वही हमसे पूछा था ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर मेंसुरेशन का सिंपल सा क्वेश्चन। एक स्क्वायर है जिसकी डायगोनल उसी स्क्वायर के साइड का डबल है। एक रेक्टेंगल आपके सामने है जिसकी लंबाई चौड़ाई 8 और 6 में दे रखी है। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन, 8 6 जा 48, ये कितना है? 1.5 टाइम्स 3/2 गुना होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होगा 32, तो हमें पूछा है साइड क्या होगी। 32 को लिख सकते हैं 16 का डबल, स्क्वायर रूट किया तो 4√2 बी। फिर आते हैं 21 नंबर पे, यूनिट डिजिट बता दीजिए। इस पूरे को लिख सकते हैं ये, बिकॉज बाकी सारे डिजिट मैटर नहीं करते, सिर्फ लास्ट वाला। अगर 6 है तो यूनिट डिजिट 6 होगा, बेस 6 है तो। अगर बेस 8 है तो पावर को छोटा करने के लिए पूरी पावर को 4 से काटना होगा, रिमाइंडर लिखना होगा। 3072 पूरा कट जाएगा, 3 बच जाएगा, 8 का क्यूब। 512 इंटू 6 3072, यूनिट डिजिट पे क्या है? 2 3। अब इसमें 22 नंबर में इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो अगर पावर बड़ी बड़ी हो तब हमें इन सारी पावर्स का HCF चाहिए, जो कि 50 40 30 का हो जाएगा 10। 2 की पावर 40/10, 2 रेज़ टू द पावर 4, 5 की पावर 30/10, 5 का क्यूब, ये 16, ये 125, ये हो जाएगा 4 की घात 4 256, और ये हो जाएगा 3 की घात 5 243। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 256, यानी 4 रेज़ टू द पावर 40 डी। अब इसमें 23 नंबर आगे है,
बाई एडिंग 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर 3x, 5 टाइम्स द सेकेंड 5y, स्क्वायर ऑफ द थर्ड यानी कि z स्क्वायर, 3 टाइम्स द फोर्थ 3k इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 12 का स्क्वायर 144। तो इनमें से x, y, z और k की पोजीशन पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं ये बताइए। तो अगर हम ऑप्शन ए के हिसाब से चलें तो 4 तियां 12, 5 पचम 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 तियां 21, 3 2 5 2 7 1 8, 2 5 7 6 13 1 14, ये 94 आ रहा है जबकि 144 चाहिए, ये गलत। उसके बाद ऑप्शन बी को हमें चेक करना होगा सेम इसी तरीके से। इसके लिए 3 6 18, 5 7 35, 8 का स्क्वायर 64, 9 3 27, 1 3 4 6 10 2 12, 8 5 13 4 17 7 24, 144 आ गया ऑप्शन बी। 24 नंबर है सिंपल सी कैलकुलेशन पर आधारित। दो नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 6 है, एक नंबर x दूसरा y और हमें पता है x बड़ा है y से तो डिफरेंस होगा बड़ा माइनस छोटा 6। फर्स्ट इक्वेशन द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 120% ऑफ 200 यानी 240, ये चीज हो गई। इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्मॉलर, मतलब जो 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर है 3x प्लस 1, ये आपको कब मिलेगा जब 4y कर दीजिएगा। तो यहां पर दोनों नंबर बताइए। अगर हम ऑप्शन ए के हिसाब से चलें तो 22 में 6 गया 16, सही है। 22 का स्क्वायर 484 और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, 14 में से 6 गया 8, ये 8 आ रहा है जबकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, ये गलत। उसके बाद 21 माइनस 15 6, 21 का स्क्वायर 441, ये 225, 15 का स्क्वायर ये 6 जबकि यहाँ 0 है, ये गलत। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, 17 का स्क्वायर 289, बस आ गया 240। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर सिंपल सी कैलकुलेशन का अगेन, इसमें 529 बाई 144 इंटू 100, इसको आप ये लिख सकते हैं इस पूरे को, और ये हो जाएगा 2.3 इंटू 2.3 यानी 23 इंटू 23 बटे 100 इंटू 100 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये गया। 23 का स्क्वायर 529, ये भी गया। 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा 100 बटे 144, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा 144 बटे 100, एक्स होगा 12 बटे 10 यानी कि प्लस माइनस 1.2 बी। अब इसमें 26 नंबर है, सम बताना है पहले 50 नेचुरल नंबर का और पहले 39 इवन नंबर का। तो पहले 50 नेचुरल नंबर, शुरुआत 1 से होगी, पहला नंबर 1 तो आखिर का नंबर 50। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है, n टाइम्स ऑफ n प्लस 1/2। एवरेज चाहिए तो n से डिवाइड यानी 1/n से मल्टीप्लाई करोगे, n प्लस 1/2 हो जाएगा, n की जगह 50 रख देंगे, 51 बटे 2 25, इसे ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद इवन वाले का देखते हैं। सबसे पहला इवन नंबर होता है 2, 39 नंबर का होगा 78, ठीक। अब इसमें पहला नंबर ये है, आखिर का ये है। अब ये एपी की सीरीज है कि नहीं, बिकॉज 2 4 6 8 2 के गैप के बाद ये मिलते जाएंगे अप टू 78। तो इस पूरे का सम कैसे निकलेगा, n/2 a प्लस एल, सम इतना है तो एवरेज कितना होगा, इतना, a प्लस l/2। 78 2 80, 80 का आधा होगा आपका 40, 40 और 25 65, सबसे नजदीकी वैल्यू ये है 65.6, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद असर्शन और रीजन। असर्शन आपके सामने है, प्लानिंग शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन अगर आगे बढ़नी है
तो सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा कि कैसे कैसे बोलेंगे, कैसे कहाँ रुकेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे इसको, तब तक कोई मतलब नहीं है। सही बात है। दूसरा है प्लानिंग इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द पर्पस ऑफ द डिस्कशन, कि डिस्कशन कर क्यों रहे हैं इस बात को डिसाइड करती है प्लानिंग। अगर पर्पस नहीं होगा तो डिस्कशन के बारे में सोचा नहीं जा सकता, वो एक गॉसिप बन के रह जाएगा बस। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ए में जो कुछ भी हो रहा है वो आर की वजह से हो रहा है, कि प्लानिंग को भाई क्यों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपोनेंट बोलते हैं, वो इसीलिए जो कुछ भी रीजन में लिखा है, यानी दोनों सही है। और आर जो है वो एक को एक्सप्लेन भी करता है, ऑप्शन ए। 28 नंबर, मैच दी फॉलोइंग। स्टेज फियर साइकोलॉजिकल। स्टेज में जब आप जाते हैं तो कोई आपको धमकी वगैरह ऐसा कुछ नहीं देता, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है, क्योंकि ये दिमाग की उपज होती है, साइकोलॉजिकल। नॉइज फिजिकल बैरियर, क्योंकि जब तक भौतिक चीजें नहीं होगी शोर मचाने के लिए तब तक नॉइज पोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। 1 का बी, 2 का ए, ठीक। उसके बाद डिफरेंट रिलीजन, कल्चरल। रिलीजन जो होते हैं वो कल्चर का पार्ट होते हैं। 3 का डी, डिफरेंट लैंग्वेज, तो लिंग्विस्टिक होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन ए। 29 नंबर में बताइए कौन कौन से यहाँ पे गलत हैं। पहला है कि अगर आप थिएटर में एक फिल्म देख रहे हैं और वहां पर एक्टर जो कुछ भी डायलॉग बोल रहा है, और अगर आपके दिमाग में ये अचानक से चलने लगे कि डायलॉग वो नहीं बल्कि मैं बोल रहा हूं। डायलॉग कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 की मदद करो, वो 3 किसी और 3 की मदद करेंगे, ये सब जो डायलॉग है, तब आप जो है वो अटेंटिव लिसनर बन रहे हो। इसमें अटेंटिव लिसनर में सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन से मतलब होता है, उसका किरदार हम इमेजिन नहीं करने लग जाते हैं, ये गलत है। अगर ये गलत है तो इसको लेना पड़ेगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु आस्क, लेकिन इसको चेक करने से पहले ही 29 का ए डिसाइड हो चुका है, खत्म काम, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दी अबव तो है नहीं, तो बस यही हो जाएगा। तो कह रहे यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो लेक्चरर से क्वेश्चन पूछते हो, जैसे ही वो अपनी प्रेजेंटेशन फिनिश करता है तब आप इवैल्यूएटिव लिसनर हो। सही बात है, क्योंकि उससे आप सवाल तभी पूछ रहे हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि वो अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में कितना जानता है, आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो। सही है। अगर आप एक सेमिनार अटेंड कर रहे हो जहाँ पर जो कुछ भी वहाँ पे बोला जा रहा है आप कॉपी में नोट कर रहे हो, तब आप इफेक्टिव लिसनर हो, यानी कि उसके जो भी लेक्चर वगैरह है सेमिनार, उसका आप पे प्रभाव पड़ रहा है। सही है। अगर आप किसी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो तब आपको रीडिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है, इमोजी से भी काम चल जाता है। सही है। इनमें से कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी लीडरशिप स्किल बढ़ा सकते हैं, हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अगर आपकी ऑफिस में कोई नया आया है नौकरी करने के लिए, तब आप उसको ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर समझाने लग जाओ। सही है। ऑफिस में जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिले टीम को लीड करने की, भले ही ऑफिस के अंदर या बाहर, आपको वो मौका भुनाना चाहिए। सही है। अगर आप लीडरशिप कोर्सेज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं या फिर वर्कशॉप, उन पे पार्टिसिपेट करो। तीनों ही चीज़ें की जा सकती हैं, ऑल ऑफ दी अबव डी। फिर आते हैं 31 में, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। नेगेटिव स्ट्रेस को यू स्ट्रेस बोलते हैं, गलत। नेगेटिव स्ट्रेस को डी स्ट्रेस बोलते हैं। पॉजिटिव वाले को डिस्ट्रेस बोलते हैं क्या, नहीं, यू स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहां पर दोनों ही गलत है, नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट, डी। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है परसेंटेज का। किसी नंबर का जो इतना परसेंट है 0.12%, उसका 5 गुना दूसरे नंबर के बराबर मिल जाएगा। इसी चीज को चेक करके अपना आंसर हम देख सकते हैं। 700 का 0.12%, 12/100 इंटू 100, ये 700 का चाहिए अपने को। 84/100, इसका 5 गुना 84/20, ये 4.2। क्या ये दूसरे नंबर के बराबर है? दूसरा 5 है, ये 4.2, ये गलत है। ऐसे ही दूसरा चेक हो जाएगा अपने पास। 0.12% 600 का 12/100
नीचे ही इंटू 100 इंटू 600 72/100 इंटू 5 3.6, जबकि ये 4 है, ये भी गलत। उसके बाद आते हैं इतने का निकालेंगे 0.12%, 12/100 इंटू 100 500 60/100, ठीक। ये 60/20 ही हो गया 3, जबकि यहाँ पे भी 3 दिया है। एकदम सही बात है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है टाइम और वर्क से। ए किसी काम को 8 दिन में अकेले पूरा करेगा, बी उसी काम को 12 दिन में, और अगर दोनों सी की सहायता लेंगे तो काम पूरा हो जाएगा 4 दिन में। तो टोटल वर्क 8, 12 और 4 का एलसीएम 24 होगा। ए की जहाँ तक बात है तो 8 दिन में पूरा 24, तो 1 दिन में 3 यूनिट वो निपटाएगा। बी की बात करें तो पूरे 24 यूनिट 12 दिन में, तो 1 दिन में 2 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी, बिकॉज दोनों तो हैं ही हैं, सी भी है। ये 4 दिन में काम कर देंगे 24, तो 1 दिन में करेंगे 6। अब इसमें ए प्लस बी 5 है, 6 में से 5 गया 1। सी की एफिशिएंसी आ चुकी है 1। काम के पूरे होने के बाद तीनों को मिला के 720 रुपये मिलेंगे। तो अलग अलग कितनों को कितना मिलेगा ये बता दीजिए। तो ये जो 720 रुपये हैं एफिशिएंसी के हिसाब से बटेंगे 3/2/1 में। 3 2 5 1 6, 6 ना होके 720, 1 ना होके 120। ए को मिलेंगे 3 गुना 360, बी को मिलेंगे 2 गुना 240 और 1 गुना 120 मिलेंगे सी को। 360 240 120 डी। इसके बाद है 34 नंबर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आप इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच में रेशियो निकालिए। इसको फिगर बना के भी किया जा सकता है। इन सर्कल मतलब जो अंदर बने, इसकी रेडियस होगी ये। सरकम सर्कल जो बाहर बने, इसकी रेडियस होगी ये। तो ये लाइन जो है ये इस पूरी लाइन की आधी होगी भाई। इसका मतलब इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच में 1/2 होगा। सरकम अगर 2 है तो इन आधी होगी, 1 हो जाएगी 1/2 ए। उसके बाद 35 नंबर है सिंपल इंटरेस्ट से। 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 10% 1 साल के लिए आप यहाँ पे कितने रुपए लगाएंगे ताकि आपको हर दिन 5 रुपये मिले ब्याज के तौर पर। तो यहाँ पर अगर हम नॉन लीप ईयर माने तो 1 साल में होते हैं 365 दिन। 1 दिन का 5 रुपये, तो 365 दिन का 3650 का आधा, यानी आपका 1825। तो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1825। 1 साल का ब्याज कितने हिसाब से है? 10%। तो 10% आपका 1825 है। प्रिंसिपल 100% होता है, 10 टाइम्स 18,250 ए। उसके बाद 5:20 पर घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 5:20 जब होता है तो घंटे की सुई होती है 5 पे, मिनट की सुई होती है 4 पे। 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस हुआ तो ये 30 हुआ। घंटे की सुई 5 पे है, मिनट की 4 पे। घंटे की बड़ी है, टोटल मिनट का आधा में जोड़ना पड़ेगा। टोटल मिनट 20 है, 5:20, इसका आधा 10 है, 30 10 40, यहाँ से करेक्ट हो गया डी। अगर मान लीजिए घंटे की वैल्यू छोटी होती तब मैं इस 20 का आधा करता और माइनस कर देता। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर से। ये वाला बंदा इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ऐसा करके आपको दिया होगा। आप सीधे देखिए पूछा क्या है आपसे, हु इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा। तो जो बंदा छोटा निकल गया वो सबसे लंबा तो होगा नहीं, उसको हटा देंगे। शुभम इज टॉलर देन वेद, तो वेद छोटा है, इसको यहां से हटाना पड़ेगा, लेकिन वो है नहीं। वेद शाश्वत से छोटा है, वैभवी रौनक से बड़ी है, लंबी मतलब। तो इसका मतलब रौनक छोटा हो गया, ये यहां से हट जाएंगे। लेकिन यही वैभवी वेद से छोटी है, तो वेद तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम हटाएं किसको? शाश्वत छोटा है, शाश्वत भी यहां से गया। शाश्वत शुभम से छोटा है। तो अभी अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, शुभम और शाश्वत। इनमें नहीं पता चल रहा है भाई कौन छोटा बड़ा है, तो या तो ये होगा या फिर ये सी।
उसके बाद यहाँ पर ब्लड रिलेशन से हिंदी में ही पढ़ेंगे इसको। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सिम्मी ने क्या कहा? वह मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर हैं। तो दादा के इकलौते पोते का मतलब है या तो आप या तो आपके सिबलिंग, भाई या बहन। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे दादा के इकलौते पोते, यानी यहां पर अगर हम मान लें सिम्मी की खुद की बात हो रही है, सिम्मी के पत्नी के ससुर यानी सिम्मी के पिताजी, सिम्मी के पत्नी के ससुर यानी उसके पापा। तो सिम्मी का उस आदमी से क्या संबंध है? तो सिम्मी तो पक्का जो है पुत्र होंगे, सी। अगर हम सिम्मी को ना भी मानते, हम ये मान लेते कि वो अपने बारे में नहीं बात कर रहा दादा के इकलौते पोते, वो चलिए अपने भाई के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इस बात से इग्नोर किया ही नहीं जा सकता कि सिम्मी उस आदमी का बेटा नहीं है। इसमें ऑड वन आउट बताइए 39 में। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ समवन विद क्रॉस्ड आर्म, ये पॉस्चर का एग्जाम्पल है, बैठने का एक तरीका है ये। मूविंग योर हैंड्स रैंडमली ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन, हाथ हिला हिला के बात करना ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे, तो ये गेस्चर का एग्जाम्पल है, बस यही ऑड वन आउट है। बी, सिटिंग विद क्रॉस्ड लेग, पॉस्चर बैठने का एक तरीका। सिटिंग विद योर आर्म्स स्टिकिंग टू द आर्म चेयर ऑफ द चेयर, आर्म रेस्ट मतलब ये भी बैठने का तरीका है। तो 3 तरीके हैं बैठने के और एक आपका गेस्चर है बी। 40 नंबर में स्ट्रेसर्स के टाइप, मतलब कौन कौन से कारणों से आपको स्ट्रेस हो सकता है? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, तीनों ही हैं, ऑल ऑफ दिस, डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, कौन सा क्वेश्चन है? 41 नंबर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के फीचर बताइए। ये बॉडी और माइंड के बीच में एक लिंक बनाता है ताकि बैलेंस बना रहे, सही है। ये हमें ये समझने में हेल्प करता है कि स्ट्रेस हमारे लिए ठीक है कि नहीं, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस है तो ठीक है, नेगेटिव है तो हटाना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा। ये भी है, नेगेटिव स्ट्रेसर्स को अवॉइड करने में, मतलब उसको लिमिट करने में काम आता है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव सारे सही हैं, डी। 42 नंबर में इनवॉलेंट्री एक्शन, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं तो सोच समझ के ही बोलते हैं, मतलब दिमाग में पहले लाते हैं क्या बोलना है उसके बाद बोलते हैं। लिसनिंग, किसी को सुन रहे होते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है कि नहीं यह डिसाइड करने के बाद सुनते हैं, वॉलेंट्री एक्शन है। राइटिंग, पता होना चाहिए क्या लिख रहे हो तभी लिख पाओगे, ये सही है, अदरवाइज वो स्क्रिबलिंग हो जाएगा। हियरिंग, पंखे की आवाज आ रही है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये होगा इनवॉलेंट्री एक्शन, 42 का बी। अब इसमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है, इसको ऑर्गेनाइजेशन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, इसके बिना भी ऑर्गेनाइजेशन का काम चल जाएगा, लेकिन ये फिर भी वहां पे बना रहता है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। यह है ग्रे पॉइंट, अफवाह। अफवाह वहां पे उड़ेगी ही उड़ेगी अगर काफी लोग इकट्ठा होंगे तो, डी। इसमें ऑड वन आउट बताइए। ओपन डोर पॉलिसीज, सोशल गैदरिंग, सजेशन बॉक्स, ये ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बात कहने के तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? जो सबॉर्डिनेट है वो अपने ऑफिसर तक कैसे बात पहुंचाएं, ये 3 तरीके हैं। सजेशन बॉक्स, ओपन डोर पॉलिसी, सोशल गैदरिंग। लेकिन जो जॉब कार्ड है ना, वो ऑफिसर लोग सबॉर्डिनेट को देते हैं कि ये रही आपकी ड्यूटी। 44 का होगा सी। अब यहां से हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो 45 से 48 नंबर जो क्वेश्चंस हैं इस वाले पैसेज पर आधारित हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहां से लेकर यहां तक सबसे पहले आप ये पूरा देख लें, वीडियो को पॉज करिए और चलिए इसको पूरा पढ़ डालिए। उसके बाद आइए यहां से लेकर पूरा ये आखिर तक। सभी ने ऐसा कर लिया होगा अभी तक, थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, बस अब तो ये खत्म ही है। 45 नंबर है कि कौन से प्रोफेशनल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो स्पोर्ट पर्सन, बिकॉज ये वाला पैसेज है क्रिकेटर के बारे में पूरा, तो ये किस में आते हैं? स्पोर्ट पर्सन में, 45 का डी। इसके बाद कौन सा ऐसा फैक्ट है पैसेज में जो कि एस्टॉनिशिंग, मतलब जिस पर हमें आश्चर्य हो रहा है, ये वाली चीज लग रही है।
तो इसमें आश्चर्य की बात बस इतनी सी है कि कोरोना का इतना भयानक समय चल रहा है और सिर्फ 3 प्लेयर ने, इनके नाम आप यहाँ देखिए, ब्रावो, हिटमायर और कीमो पॉल, इन लोगों ने बस अपने नाम वापस लिए हैं, बाकी सब जो है खेलेंगे। तो ओनली 3 प्लेयर्स हैव विथड्रॉन देयर नेम्स फ्रॉम दी अपकमिंग बायलेटरल सीरीज। एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई सभी मना कर देंगे, लेकिन मना सिर्फ 3 ने किया। यही चीज जो है एस्टॉनिशिंग हो गई। 46 का है बी। अब इसमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि सभी खेल प्रेमियों के लिए एक्साइटमेंट का कारण बन जाएगा? तो यहां पर एक्साइटमेंट की सबसे बड़ी वजह यह होगी कि 22 मार्च के बाद से ऐसा पहली बार होगा कोविड-19 महामारी के काल में जब पहली क्रिकेट श्रृंखला खेली जाएगी। सी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई टेस्ट, वनडे या T20 कभी भी खेला गया हो, तो पहली बार ऐसा होगा। 47 का है सी। इसके बाद पैसेज के अंदर से कौन कौन से फैक्ट निकाले जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने का ऑप्शन खिलाड़ी लोगों के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। घर बैठे खिलाड़ियों के पास कोई काम नहीं होता, मतलब वो अपना गेम तो वहां पे खेलेंगे नहीं, सही बात है। और दूसरा, क्रिकेटर की जॉब परमानेंट नहीं होती है, ये भी सही बात है, क्योंकि जिस प्लेयर ने 17 साल लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो और उसे यो-यो टेस्ट में फेल होने के कारण अगली सीरीज में जाने से मना कर दिया जाए, तो क्या मतलब होता है इसका? कि कोई भी हो, ये वाली जॉब परमानेंट नहीं है। ये फैक्ट यहां से निकाला जा सकता है। और ऑप्शन सी में लिखा है कि अगर कोई टूर्नामेंट कैंसिल होता है तो इससे वहां के प्लेयर्स सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं हो जाएंगे, उस मैच को टीवी पर दिखाने और रेडियो पर सुनाने की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, ब्रॉडकास्टर और दुनिया भर के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं जो उस इवेंट पे रुपए लगा रहे हैं, उन लोगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ये सारे फैक्ट निकाले जा सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव, डी। तो पैसेज वाले सवाल यहीं पे खत्म हो चुके हैं। आते हैं 49 नंबर पर। द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द टास्क टू द न्यू कमर एज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब होता है कि जो ऑफिस में नया नया हो, उसको काम का इतना आइडिया ना हो, अमेच्योर। इसका मतलब है 49 का होगा ए। तभी मैनेजर ने इसको टास्क नहीं दिया। 50 से 54 एक पैसेज पर आधारित है, लेकिन इस पैसेज में सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। इस पूरे को आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, बहुत ध्यान से इसको पढ़ डालिए पूरा। अब इसके बाद चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। 50 नंबर की स्पेस किससे भरी जाएगी? द डैश डेथ ऑफ अ 15-year-old प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट इन केरल। वही केरल में जो हाथी की मृत्यु हुई थी उसी पर आधारित है। तो ये किस प्रकार की मृत्यु है? अप्रत्याशित, जिससे झटका लगे और पहली बार विश्वास ना हो, शॉकिंग। 50 का ए। 51 नंबर की स्पेस, सैडनेस एंड एंगर डैश पीपल। लोग जो है वो गुस्सा गए थे। अमंग, क्योंकि लोग बहुत सारे थे, इस वजह से लोगों के बीच गुस्सा पनप गया। 51 का सी। 52 वाली स्पेस इनमें से किसी एक से भरी जाएगी। अटेम्प्ट्स एट रेस्क्यू बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल डैश, मतलब रेस्क्यू के सारे अटेम्प्ट फेल हो गया, ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज ये डेथ होती क्यों? तो इट फेल्ड, डी। 53 नंबर की स्पेस, ये केरल विच हैज प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज अ मॉडल स्टेट सेटिंग अप डैश। अगर कोई अपने आप को एग्जाम्पल के रूप पे सेट करता है तो वो क्या सेट करता है? बेसिकली बेंचमार्क। 53 का बी। 54 नंबर की स्पेस, आखिर की स्पेस है, while it is not dash for the farmers across India to target wild animal that poach crop by letting them feed। मतलब ये किसानों के लिए आसान नहीं होता कि उनके जो मवेशी हैं वो कौन सी घास चर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब वहां पे उनको देख के समझ में नहीं आता कि वहां पे पटाखा छुपा हुआ है कि कोई जहर भरा हुआ है। इट इज नॉट अनयूजुअल। इनफैक्ट यहां पे कहने का मतलब ये है कि ऐसा देखा नहीं जाता है कि वाइल्ड एनिमल जो है उसको धोखा दे के मार दिया जाए, वो जो खाने जा रहा है उस पर जहर या फिर कोई पटाखा वगैरह मिला के। तो इट इज़ नॉट अनयूजुअल, इसलिए भी सही होगा। 54 का है सी। 55 है वन वर्ड से,
एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी जो किसी आदमी के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित हो, यह है एनेक्डोट। 55 का सी। इंसिपिड का विलोम अपोजिट। इंसिपिड का वैसे मतलब होता है कि जो बहुत बोरिंग चीज़ है। अगर कोई खाना इंसिपिड है तो उसमें स्वाद नहीं है। बोरिंग, टेस्टलेस, इनडिफरेंट। ये कट जाएंगे बिकॉज ये सिमिलर है डिलीशियस, स्वादिष्ट। 56 का सी। 57 अगेन वन वर्ड। किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र का नाम, मतलब उसको क्या बोला जाता है? एल्यूमिनस। और अगर बहुत सारे लोग हैं तो एल्यूमिनाई। 57 का डी। 58 है FIB द स्टैचू डैश अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ फ्रीडम। ये स्टैचू ग्लोबल सिस्टम, सिंबल ऑफ फ्रीडम का प्रतीक है। स्टैंड डैश। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट करिए कि पहला सेंटेंस ये है, आखिर का ये है, बीच में कौन कौन से किस किस नंबर पे आएंगे ये बताइए। शर्लक होम्स इज एन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल। ये डी का मतलब है PQRS, इट इज S। बाकी कट जाएंगे, S चालू रहेगा। शर्लक होम्स इज द एक्सेप्शनल इंडिविजुअल हु इज इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस। S के बाद P चाहिए भाई, एक ही ऑप्शन में है, B में टिक करिए और आगे बढ़िए। इसके बाद R, हु इज इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस बिकॉज इन हिम साइंटिफिक क्यूरियोसिटी इज रेज टू द स्टेटस। ये आ रहा है पढ़ने में समझ। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है भाई? मैरिज, बस यही तो करेक्ट है, बाकी सब गलत हैं। डिराइव्ड, IE की पोजीशन इंटरचेंज होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स, ये K नहीं होना चाहिए, ग्रामर में E की जगह A होना चाहिए। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। द डिसीज लेफ्ट डैश 2 चिल्ड्रन। वो अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गया, लेफ्ट बिहाइंड, A। 62 है दे विल मॉक एट यू। इसका पैसिव बताइए, यू विल बी मॉक्ड एट बाई देम, सिंपल है। 62 का है D। 63 नंबर क्वेश्चन में कोई शिवम है जो सबसे पहले किसी पॉइंट से 60 मीटर नॉर्थ पे चलते हैं। ये वो पॉइंट है, ये 60 मीटर नॉर्थ। इसके बाद लेफ्ट मारा, 35 मीटर गए, ये लेफ्ट 35 मीटर हो गया। और उसके बाद अगेन लेफ्ट, ऐसे आए, अगेन लेफ्ट नीचे, ये हो गया आपका 50 मीटर। अभी वो यहाँ पे हैं, आखिर में वो राइट मारते हैं, ऐसे जाएंगे, राइट मारेंगे तो इधर आएंगे। अभी वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? वेस्ट। तो ये हो गया D। उसके बाद 64 नंबर है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। कम हियर का मतलब ये है, ही एंड यू का मतलब ये है, कम एंड सिट का मतलब ये। तो कम और कम यहाँ से कॉमन, यहाँ से पा और पा कॉमन। कम को पा के लिए फिक्स कर दिया, तो ये जो हियर है ये ना के लिए फिक्स हो जाएगा। हियर मीन्स ना। हमसे हियर का ही कोड पूछ रहे हैं जिसका आंसर हो चुका है ना, A। 65 नंबर है सर्कल से। एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड की लंबाई 16 मीटर है। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर। अगर आपसे ये बोला गया कि कॉर्ड की लंबाई डायमीटर की लंबाई के बराबर नहीं है तो सेंटर के ऊपर या नीचे बनाना चाहिए। मैं इसको ऐसे ऊपर बनाता हूँ, ये टोटल हो गया 16, कॉर्ड AB। अब उसके बाद इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है परपेंडिकुलर? हमेशा ये 90 डिग्री का डिस्टेंस, ये 6 है। अब इसके बाद एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो इतना है, और ये जो सर्कल है इसकी डायमीटर आपको कब मिलेगी? जब इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर का 40% आप ले लीजिएगा। अगर हम ये मान लें कि रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई रेशियो में नहीं, वाकई में 12 और 13 है, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा सम का डबल, 13 12 25, इसका डबल 50। इस 50 का 10% है 5, 40 मतलब 4 टाइम्स ये 20। तो यहाँ पर डायमीटर 20 है तो रेडियस आधी होगी ना। ये रेडियस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 है, ये 90, 6 ये 10, तो ये पक्का 8 होना चाहिए। और ये बाकी का 8 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री का कोण अगर बनाओगे तो कॉर्ड आधी आधी हो जाती है। ये 8 है तो ये भी 8 है, सेटिस्फाई हो रहा है ना सब कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबाई चौड़ाई वाकई में 12 13 है। अब इसमें लंबाई चौड़ाई का प्रोडक्ट आपसे पूछा है, 12 × 13 156 A। फिर आते हैं 66 नंबर पे। सम गोल्ड इज सिल्वर। ये गोल्ड, इसका कुछ पार्ट सिल्वर। ऑल सिल्वर आर
डायमंड, ये चीज़ हो गई। पहला कंक्लूजन ऑल सिल्वर इज गोल्ड, सारा सिल्वर गोल्ड में नहीं है, सिर्फ इतना सा है, ये गलत। ऑल गोल्ड इज डायमंड, सारा गोल्ड डायमंड नहीं है, सिर्फ इतना सा है, ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा कोई कंक्लूजन सही नहीं है, बोथ 1 और 2 डोंट फॉलो, सी। इसके बाद 67 में बताइए ऑड वन आउट। ताजमहल, बीबी का मकबरा, जहांगीर का मकबरा और शेर शाह सूरी का मकबरा। तो यहाँ पर जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर में है, इंडिया के बाहर पाकिस्तान में। बाकी शेर शाह सूरी का जो टॉम्ब है वो है सासाराम में, बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में और ताजमहल आगरा में। 3 चीज़ें इंडिया के अंदर हैं, चौथी बाहर है। कौन सी चौथी? लाहौर, सी। अब इसमें 68 नंबर में रॉन्ग टर्म सीरीज का बाबर, हुमायूं, जहांगीर, इनफैक्ट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये गलत, क्योंकि जो नेक्स्ट एलिमेंट है सीरीज का वो पिछले वाले का बेटा है। जहांगीर का बेटा शाहजहां है, औरंगजेब नहीं है। तो औरंगजेब यहाँ से ऑड वन आउट हो गया, सी। कई लोग ये सोचेंगे कि भाई इसमें सारे के सारे मुगल वंशज हैं, तो लोग ये टिक कर देंगे कि कोई गलत पद नहीं है, जबकि यहाँ पर पद लिखे किस बेसिस पे गए हैं ये लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट था। 69 है बेसिक थ्योरम से। कौन सी थ्योरम? डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। कोशेंट जो है 22 टाइम्स है डिवाइजर के, और जो रिमाइंडर है 7 लेस देन 2 टाइम्स द डिवाइजर, 2d माइनस 7। डिविडेंड क्या होगा अगर क्वेश्चन 110 है? तो भाई क्वेश्चन 110 है और यही क्वेश्चन डिवाइजर का 22 गुना है। तो किसी चीज का 22 गुना 110 है तो वो चीज क्या है? डिवाइड बाई 22 यानी 5। तो यहां पर जो डिवाइजर है वो हो जाएगा 5। रिमाइंडर कितना है? 7 लेस देन 2 टाइम्स द डिवाइजर, तो 2 टाइम्स द डिवाइजर 2 इंटू 5, इसमें 7 कम किया तो आ गया 3। ये क्या है? रिमाइंडर। डिविडेंड बताना है, डिवाइजर हमारा 5 है, क्वेश्चन 110 है, प्लस में रिमाइंडर 550 और 3 553, डी। 70 है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। ब्रदर का कोड ये है, तो ड्रॉट का क्या होगा? ये है आपका वर्ड और ये है इसका कोड DOQQJBT। ये 2 ये 4, तो यहां से +2, ये 18 ये 15 -3, ये 15 ये 17 +2, ये 20 ये 17 -3। इस तरीके का हमारा पैटर्न बन रहा है, +2 -3 +2 एंड -3 अप टू सो ऑन। आगे भी आप वेरीफाई कर लीजिए, सेम चीज मिलेगी। तो ये जो हमारा अगला वर्ड है ड्राउट, इसमें +2 किया तो F आया, -3 किया तो O आया, अगेन +2, 17 मतलब Q, उसके बाद +2, ये उसके बाद -3, उसके बाद अगेन +2, ये -3, 18 मतलब R, ये +2, ये I, FOQRI, बस इसी में दिख रहा है और कहीं नहीं, ऑप्शन बी। 71 नंबर है कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से। इसमें से कम्युनिकेशन का कौन सा एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, कर्व्ड नहीं है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल ये तीनों टाइप हो सकते हैं। 71 का है डी। अब इसमें 72 नंबर में करेक्ट स्टेटमेंट सही कौन कौन से हैं? तो पहला है कि प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, सही है। उसके बिना कम्युनिकेशन है ही किस बात का, वो तो गॉसिप बन जाएगा। नॉइस को आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, वो आएगा ही आएगा, सही है। इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही प्रोसेस में इमोशन का लेना देना होता है, ये भी सही है, सारे सही हैं। डी। किसी कंपनी के मैनेजर के तौर पर आपको कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए? एक ही ऑप्शन यहां से सही जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ द अबव है नहीं। तो 73 में ए ऑप्शन में दिया गया है कि आपके जो भी सबऑर्डिनेट है, आप उनका प्रेजेंट स्टेटस और फ्यूचर के लिए वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें आप उनको समय समय पर बताते रहें, सही है।
आपको ये अवॉइड नहीं करना है, मतलब आप ये सही काम कर रहे हैं। आप अपने सबऑर्डिनेट को उनकी जॉब और पर्सनल लाइफ में से एक का चुनाव करने के लिए बाध्य करें, तो ये गलत बात है। ऑफिस के अंदर वो आपके सबऑर्डिनेट हैं, लेकिन बाहर उनकी अलग एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, ये सही है। आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। 73 का है बी। उसके बाद सी क्यों गलत है? क्योंकि ऑफिस के अंदर आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दो जिसमें सब लोग आपस में एक दूसरे को बात कह पाएँ अपनी, ये सही है। आप इस चीज़ को अवॉइड क्यों करेंगे, प्रमोट करेंगे। उसके बाद वीकली या फिर मंथली शेड्यूल बना दीजिए हर एक एम्प्लॉय का, उनके जॉब कार्ड में लिख डालिए, ये सही है। तो 73 का है बी। इसमें से कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें सॉफ्ट स्किल की हमें ज़रूरत नहीं है? टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन चाहिए। बीपीओ इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वही चाहिए, कॉलिंग वाली जॉब है। मैकेनिकल जॉब कतई नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें बनानी है, रिपेयरिंग का काम करना है, वहाँ पे कम्युनिकेशन का काम नहीं है, ये सही है। 74 का सी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसमें तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्राहकों से डायरेक्ट संवाद करना है आपको। इसके बाद है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल होती हैं? बोलना, लिखना, सुनना, ये सभी शामिल हैं। 75 का है डी। 76 नंबर है स्टैटिस्टिक्स से। एक पर्टिकुलर डेटा है उसकी सीरीज में, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसे क्या कहेंगे? उसे बहुलक मोड कहेंगे। सी। इस वाले फॉर्मूले को कंप्लीट करिए, फिल इन दी ब्लैंक्स। मोड बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये पता होना चाहिए। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। 77 का है ए। नेक्स्ट है इसमें कि 4 नंबर हैं जिनका रेशियो ये है, पहले और दूसरे का जो सम है यहाँ पे 3, वो चौथे नंबर का 75% है, इनफैक्ट तीसरे वाले का। तो इसमें नया क्या है? 3 जो है वो 4 का 75% ही तो है, तो ये आपका रिडंडेंट डेटा है, इसकी ज़रूरत हमें सवाल सॉल्व करने में नहीं पड़ेगी। ये आगे है काम का डेटा। चौथा नंबर जो है यानी ये 3x, इट इज़ 18 मोर देन सेकेंड, ये दूसरे वाले नंबर में 18 ऐड करने के बाद मिलेगा। तो 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9, ये हुआ। अब इसमें पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल, तो x इज इक्वल टू 9 है, ये 2x है, तो ये 18, ये 9, ये 9 चौक 36, ये 9 तियाँ 27, 36 18 54, 54 9 63, 63 27 हुआ 90, 90 का स्क्वायर रूट। 90 क्या होता है? 9 इंटू 10, 9 का तो 3 होगा और इसका रूट 10 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ रूट 10, सी। फिर आते हैं 79 पे। सबसे पहले 3 डिस्काउंट दिए गए, शर्ट एक है उसको खरीदने के लिए, मतलब एक ग्राहक आया दुकान पे, उसने 3 बार मोल भाव किया और 3 बार उसको अलग अलग डिस्काउंट रेट दिए गए। मान लीजिए 100 रुपये MRP थी, पहली बार में 15% डिस्काउंट दिया तो 85 बचा, फिर 85 का 20% यानी 10 का डबल, 10 होगा 8.5, 20 मतलब डबल 17, 17 कम कर दिए 68 बच गया, 68 का अगेन 25% मतलब आधे का आधा, तो आधा होगा 34, उसका आधा होगा 17, 68 माइनस 17 51। तो फाइनली 100 रुपये की चीज़ 51 में बिक रही है, इसका मतलब 49 रुपये का यानी 100 माइनस 51 रुपये का डिस्काउंट उस पर मिल चुका है। तो 100 पे 49 का डिस्काउंट मिला, मतलब इतना ही परसेंट, 49% बी। एक घड़ी है जिसमें समय हो रहा है 9:20 और जो घंटे की सुई है वो वेस्ट की डायरेक्शन में है, पश्चिम में। तो 9:20 में सिचुएशन ऐसी तो होती है ना, ये वेस्ट की डायरेक्शन सच में है, तो ये वाली भी सच वाली डायरेक्शन हो जाएगी जो एक्चुअल होती है, वास्तविक डायरेक्शन, उसी को यहाँ पे टिक करना होगा, क्योंकि जो वास्तविक डायरेक्शन है आर हैंड की उसी को इन्होंने बोला है यहाँ पे है, तो यहाँ भी तो वास्तविक वाली ही होगी ना। ये कौन सी डायरेक्शन है? इट इज साउथ ईस्ट, डी। उसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, JKLM, इसके स्थान पर क्या क्या लेना है उसकी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे गिवन है। 36, 72, 24, 12 और 14। सबसे पहले M है, M का मतलब है मल्टीप्लाई, उसके बाद L है जिसका मतलब है डिवाइड,
फिर है के का मतलब है माइनस और फिर बच गया प्लस। 36 तियाँ 108, 14 में 12 गया 2 यानी प्लस 108 और 2 110 डी। 82 नंबर है। इसके बाद कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी रेक्टेंगल ट्राइंगल दोनों के एरिया बराबर हैं। ट्राइंगल की साइड का रेशियो 3/4/5 दिया हुआ है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 28 है और लंबाई 6 है। पेरीमीटर मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 28 का आधा 14 होगा। उसमें इन्होंने बोला है लंबाई जो है 6 है, तो चौड़ाई बाकी की 8 होगी। अब इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 6 8 48 होगा, और जो कि किसी ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। ट्राइंगल की साइड है 3/4/5, जो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे बिकॉज 3 4 5 ट्रिपलेट है। तो 3x 4x और 5x, अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो 3x 4x यहाँ पे कहीं पे दे दीजिए, लेकिन 5x 90 के सामने ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये होता है क्रम, और ये जो हाइपोटेनस वाला है 5x ये 90 के सामने हमेशा। इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 4x इंटू 3x, 4 3 12, ये 4, x स्क्वायर हो गया आपका 48। हमसे पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल, 4x इंटू 3x/2 यानी 6x स्क्वायर, 6 इंटू 48, ये यहाँ से करेक्ट होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ से सही नहीं है। 83 नंबर है। 5 किताबें हैं 5 अलग अलग सब्जेक्ट की। इंग्लिश इज अबव साइंस, तो ये साइंस है, इंग्लिश इसके ऊपर होगी। जनरल नॉलेज इज अबव मैथ्स, मैथ्स पता नहीं है तो जीएस कहाँ रखें अभी बता नहीं सकते। साइंस इज अबव मैथ्स, साइंस मैथ्स के ऊपर है, इसका मतलब मैथ्स उसके नीचे है। जीएस इज बिलो मैथ्स, ये मैथ्स के भी नीचे कौन सी है? जीएस है। हिंदी इज बिलो जीएस, जीएस के भी नीचे हिंदी है। तो बस 5 किताबें कंप्लीट हो गई। सबसे नीचे कौन सी है ये पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हिंदी, यानी कि ए। 84 नंबर में बताना है कि इंटरव्यू की तैयारी करते समय कौन कौन सी चीजें नहीं करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए। रीच द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के बारे में जानने की कोशिश करें, ये करना चाहिए। रिसर्च दी पोजीशन, जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उस पोस्ट की रिसर्च करें, सही है। एनालाइज योर क्वालिफिकेशन, आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए कि नहीं, इस चीज़ को भी एनालाइज करें। ये तीनों काम करना है, तो बच गया ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें लिखा है नेवर आस्क क्रॉस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द पैनल। ऐसा नहीं है, जो जो चीज़ें आपको पूछनी हो कि आपका ग्रोथ कैसा होगा, कितने महीने बाद पेमेंट बढ़ेगी, ये सब आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। 85 नंबर है B2C, इसमें C का मतलब क्या होता है? C का मतलब है कस्टमर। B, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जो तरह तरह के आइडियाज आते हैं उसके लिए वन वर्ड क्या है? आइडिएशन। C, इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि इमेजिनेशन में कुछ भी आता है दिमाग में, यहाँ पर रेलिवेंट आइडियाज की बात हो रही है। 86 का होगा C। 87 में करना है मैचिंग। सिमेंटिक रूल किससे संबंधित है? सिमेंटिक रूल यानी ध्वन्यात्मक, ये वर्ड और उससे उत्पन्न होने वाली साउंड के बीच में बताते हैं। फर्स्ट का होगा बी, ए तो होगा नहीं, सी यहां से हटा दीजिए। सिंटैक्टिक रूल, अर्थ आधारित नियम, तो अर्थ आधारित नियम आपको ये बताते हैं। हमें ये पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अलग शब्दों के डिफरेंट डिफरेंट अर्थ होते हैं, तो उन अर्थों को किस तरीके से अरेंज किया जाएगा और उनमें आपस में क्या संबंध होगा, इस बीच के रिलेशन को बताते हैं सिंटैक्टिक। तो 2 का होगा ए। बी के बाद आपको ए चाहिए, आपको डी नहीं चाहिए, बी वाला ऑप्शन यहां से हट गया। फिर है व्याकरण संबंधी नियम, ये तो ग्रामर से रिलेटेड है, ये तो सामने ही इसका आंसर दिख रहा है, तो 3 का होगा सी।
चैनल जो है ऑडिटरी विजुअल, ये भी सामने ही आपको दिख रहा है। चैनल के अंतर्गत ऑडियो मैसेज भी भेजे जा सकते हैं, विजुअल भी, तो इसीलिए ये भी सही होगा। 4 का हो जाएगा डी, BACD यानी कि डी। फिर 88 नंबर, यहाँ पर बताइए कौन कौन से गलत हैं। तो ऐसे वर्ड जो अलग अलग यूज नहीं हो सकते, अलग आप यूज करेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। इनफैक्ट अलग यूज हो सकते हैं, इनको स्ट्रक्चरल बोला जाता है क्या? तो ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चरल वर्ड जो होते हैं, स्ट्रक्चरल, ये बहुत सारे वर्ड अगर मिल जाएं तो भले ही मीनिंग निकल जाए, लेकिन अलग अलग इनका कुछ नहीं निकलता, ये गलत। दूसरा है ऐसे वर्ड जिनका अलग अलग कोई मीनिंग ना निकले और ये बहुत सारे मिलके एक अलग मीनिंग निकाल पाए, इसको लेक्सिकल वर्ड बोला जाता है। नहीं, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल। तो मतलब जहाँ पे स्ट्रक्चरल यूज होना था वहाँ पे लेक्सिकल लिख दिया एंड वाइस वर्सा, तो गलत हो गए दोनों। गलत कौन से ये बताना है, तो दोनों ही, सी। अब उसके बाद 89 नंबर है कि कुछ प्रोसेसेस के नाम लिखे हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, एक्सट्रूजन, लैपिंग और वेल्डिंग। कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कीवर्ड है? तो ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग लैब में काम किया है या फिर आप वहाँ पे एज अ स्टूडेंट गए हैं तो ये सारे प्रोसेस वहाँ पे दिन रात चलते हैं। 89 का है सी। उसके बाद 90 नंबर है कि इंटरनेशनल रिलेशन में अपनी स्किल डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्किल आपको नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल। तो नॉलेज ऑफ क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस, आप अलग अलग देशों के बारे में जानकारी जब तक नहीं रखेंगे, कौन सी भाषाएं क्या पसंद क्या नापसंद, तब तक आप वहां पर जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हैविंग अ ब्रॉड एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड टूर, यानी जब तक आप पूरी दुनिया घूमेंगे नहीं, अलग अलग जगह पे यात्रा नहीं करेंगे, तब तक इंटरनेशनल रिलेशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। आप घर बैठे बैठे पूरी स्किल अपनी डेवलप कर लेंगे, इतने सारे रिसोर्सेस हैं, इतना सारा यहाँ पे डेटा है, तो ये वाली स्किल हमें नहीं चाहिए। भ्रमण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 90 का है बी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। कभी आपको मौका मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का और आप बातचीत में अकुशल हैं तो कोई मतलब नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो तमाम तरह की हैं, जैसे UNO हो गया, अंकटाड हो गया, IMF, वर्ल्ड बैंक, जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को एकीकृत करके रखते हैं। ये सही है। तो गलत कौन सा हुआ? सिर्फ दूसरे वाला, बी। 91 नंबर में हमें यहाँ पर कुछ एक ग्रुप दे रखा है अलग अलग लेटर का, उसको सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल लगाना है। लीजिए लगा दिया। इनमें से सबसे पहले क्या आएगा? ई, उसके बाद आई, O, P, M, इनफैक्ट MOP, उसके बाद R और फिर S। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इम्पोजर, इम्पोजर हमने बना लिया, जो किसी चीज को मतलब इम्पोज करे। इसमें से लास्ट वाला शब्द हमें बताना है, कौन सा हो गया? RA। फिर उसके बाद 92 नंबर है स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है कि पंचायती राज को ग्रामीण व्यवस्था और प्रशासन के अंदर अभी तक जारी रखना चाहिए कि नहीं, ये हमारा सवाल है, हमने पूछा किसी से, तो हमें जवाब क्या क्या मिले? पहला जवाब कि जी हाँ, हमको इसे जारी रखना चाहिए क्योंकि इसने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं जिससे ग्रामीणों को फायदा हुआ है। तो ये बात तो है। साल 1993 में जब से कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जगह मिली थी 73वें अमेंडमेंट के दौरान, तब से बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिसमें पंचायती राज सिस्टम को सक्सेसफुल माना गया है। ये फैक्ट को प्रमोट करता है। आर्गुमेंट में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि आर्गुमेंट जो भी आप दे रहे हैं वो फैक्ट को प्रमोट करता है कि नहीं, तो ये करता है, ये सही है। दूसरा जवाब मिला हमें भाई कि नहीं, इस वाले सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो भ्रष्ट हैं, ईमानदार नहीं हैं, और वहाँ पर जो पहले से ईमानदार लोग काम कर रहे हैं उनकी पॉसिबिलिटी को इग्नोर खा जाते हैं, मतलब उनके लिए जगह छोड़ते ही नहीं है। तो ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, कई मूवीज इस पे बनी है, लेकिन ऐसे कोई एविडेंसेस अभी तक उपलब्ध नहीं है।
इस वजह से इसको इग्नोर करना पड़ेगा। सही कौन सा है? सिर्फ पहला, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, डी। 93 नंबर है डेटा सफिशिएंसी से। इसमें हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, कौन कौन से स्टेटमेंट से सॉल्व होगा ये जज करना है बस। क्वेश्चन क्या है? 4 लोग हैं PQRS, वो रेस्टोरेंट यानी होटल में जाने का प्लान बनाते हैं। एक मंडे को जाता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लेकिन कौन कब जाता है ये नहीं पता। तो 4 दिन है, 4 लोग हैं कुल मिला के ये। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्यू भाई किस दिन जाता है। क्या पहले से इसका आंसर मिलेगा? चेक करना पड़ेगा उसके लिए। P डज नॉट विजिट ऑन ट्यूसडे, P ट्यूसडे को नहीं जाता, वेडनेसडे को भी नहीं जाता, S जो है वो थर्सडे को जाता है। तो S थर्सडे को जा चुका है तो थर्सडे को P तो पक्का नहीं जाएगा। तो P की 3 पॉसिबिलिटीज कट गई, एक ही पॉसिबिलिटी बची मंडे। लेकिन इसका P का आंसर निकला है ना, Q का तो हम बता नहीं सकते क्योंकि Q के पास तो अभी भी 3 पॉसिबिलिटी है इनमें से। भाई P के लिए फिक्स हुआ है, S के लिए फिक्स हुआ है, लेकिन Q के लिए अभी भी ये तीनों पॉसिबिलिटीज बरकरार हैं। आंसर नहीं मिला भाई। अब उसके बाद दूसरे से अकेले आंसर मिलेगा क्या, देखना पड़ेगा। Q जो है उस दिन नहीं जाता जिस दिन 7 लेटर होते हैं, मतलब ऐसा डे जो 7 लेटर से मिलकर के बना है उस दिन वो नहीं जाता। तो 7 लेटर ये लीजिए, ट्यूसडे ये 7 लेटर वाला है, बाकी मंडे, ट्यूसडे और इनफैक्ट मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे इनमें से कोई 7 लेटर वाला नहीं है। तो क्यू ट्यूसडे को नहीं जाता, लेकिन अभी भी उसके पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, आंसर नहीं मिला। तो जब आंसर पहले से ना मिला करे और दूसरे से अलग आपको ना मिला करे तब आप दोनों को कंबाइन कर लिया करिए। तो P से मुझे क्या पता था कि P जो है थर्सडे को नहीं जाता, साथ ही साथ ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं जाता। तो इसका मतलब P मंडे को नहीं जाता, मंडे को जाता है, मतलब 3 पॉसिबिलिटी खत्म, एक चालू। S थर्सडे को जाता है, तो वहां से हमने क्या देखा था, Q की 2 पॉसिबिलिटी तो खत्म, थर्सडे और मंडे। लेकिन अभी भी 3 पॉसिबिलिटीज इनमें से चालू हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं Q के पास अभी? इनमें से 3, जबकि दूसरे वाले से हमें पता चला है कि वो ट्यूसडे नहीं जाता। इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या पता चला हमें, मंडे नहीं जाएगा, थर्सडे नहीं जाएगा, ट्यूसडे भी नहीं जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी इसके पास बची है, वेडनेसडे, वो इस दिन जाएगा। आंसर निकल चुका है भाई, लेकिन कैसे मिला? दोनों को कंबाइन करने के बाद। तो आंसर हमारा क्या टिक होगा? डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट, ए। 94 नंबर में ऑड वन आउट। एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया सभी कॉन्टिनेंट है, लेकिन थाईलैंड एक देश है, ए। 95 में है, एक माँ अपनी बेटी से क्या कहती है, जब आपका जन्म हुआ तब मैं आपकी वर्तमान आयु की थी। माँ अभी 40 साल की है, तो बेटी अभी कितने साल की हैं? ये मदर हैं, ये डॉटर हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, इनकी एज x, इनकी y, मान लिया लेट। कुछ k साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, k साल पहले इनकी एज x माइनस के रही होगी, इनकी रही होगी y माइनस के। लेकिन डॉटर की एज y माइनस के क्यों रही होगी? हो ही नहीं सकता, वो 0 साल की रही होंगी क्योंकि तब वो पैदा हुई थी। k साल पहले डॉटर पैदा हुई थी, ये मान लिया हमने। और k साल पहले माँ के अनुसार ये जो माँ है वो बेटी के बराबर थी, y। तो यहां पर जो k है वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यही तो होगा। जितने साल पहले की बात हो रही थी वो कब मिलेंगे? मदर की अभी की एज और मदर की पहले की एज माइनस कर दो, मिल जाएगा। और मदर की पहले वाली एज क्या है? बेटी के बराबर है, ऐसा मदर ने खुद कहा है, इस वजह से x माइनस वाई। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू वाई।
हमने क्या देखा, मदर की अभी की एज में से पहले की एज माइनस कर दिया, मतलब डॉटर की अभी वाली, तो के मिल गया। लेकिन यहाँ के साल पहले डॉटर की एज 0 थी ना, तो यहाँ y बराबर के लिख सकते हैं हम। इसको y यहाँ रख देंगे, 2y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। x मदर की प्रेजेंट एज है जो कि 40 है, तो 2y इज इक्वल टू एक्स ना होकर 40, तो y इज इक्वल टू 20। बेटी की वर्तमान आयु क्या है, y यानी 20 a। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, सिंपल सा परसेंटेज का सवाल है। एक टेस्ट हुआ जिसमें परीक्षार्थी ने 8 प्रश्न अटेम्प्ट किए और 50% नंबर पाए। ठीक, ऑल क्वेश्चन कैरीड इक्वल मार्क्स, यानी सारे क्वेश्चन बराबर नंबर के थे। हमने क्या मान लिया, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो उसने पेपर कितने नंबर का अटेम्प्ट किया, 8 नंबर का। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर, तो 8 के 8 नंबर। पाए कितने, उसने हर एक क्वेश्चन में आधे नंबर पाए, तो 8 क्वेश्चन में कुल मिला के 4 नंबर पाया कि नहीं। और टोटल जो टेस्ट हुआ था उसमें भी इसने 40% नंबर ही पाए। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब टोटल उस प्रश्न पत्र में 10 क्वेश्चन हो, 10 में से 4 नंबर पाए तो 40% हुआ, यही हमको दिया है। और उसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तब 4 नंबर पाए, तो 50% की उसकी एक्यूरेसी रही कि नहीं, ये भी दिया है। तो यहां से हो जाएगा कॉमन सेंस के साथ कि 10 क्वेश्चन का पेपर था, बी। अगला सवाल है 97 नंबर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट इतनी है तो एरिया कितना होगा। h इज इक्वल टू होता है √3/2 इंटू ए। 2√3 इज इक्वल टू इतना, a की वैल्यू आ गई 4, एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ चुका है 4√3 c। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। अब इसमें जो x है वो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन हमेशा बीच वाला नंबर होता है, तो 3 नंबर हैं a b c। 3 नंबर अगर a b c आपके सामने हो और बोला जाए कि b मीन प्रोपोर्शन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, b² बराबर ac, ये पता होना चाहिए। a हमारा x-2 है, c हमारा x-3 है, x मीन प्रोपोर्शन है इसलिए b की पोजीशन पे x होगा। x² इज इक्वल टू x-2 इंटू x-3, x² इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3x 5x प्लस 6, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू 6/5 c। एक ट्राइंगल का पेरीमीटर इतना है और इन सर्कल की सरकमफ्रेंस, अंदर जो उसके सर्कल बना है उसकी सरकमफ्रेंस इतनी है। सरकमफ्रेंस 2πr 44, 2 इंटू 22/7 इंटू r 44, रेडियस की वैल्यू है 7। ठीक, ट्राइंगल का एरिया बताना है। इन रेडियस क्या होती है, डेल्टा बाई एस। डेल्टा मतलब ट्राइंगल का एरिया, डेल्टा ही हमें बताना है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर 24 है, इसका आधा 12 होगा। डेल्टा की वैल्यू 12×7 84 मीटर स्क्वायर डी। इसके बाद यूनिटरी मेथड का सवाल। 16 लोग 15 दिन में दीवार बना लेंगे, तो 8 दिन में दीवार बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे। वर्क बराबर मैन इंटू डेज, 16 इंटू 15। 8 दिन में दीवार बनाने हैं, कितने आदमी लगेंगे, 30 डी।